बर्फ की मोटी चादर से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियां इन्हीं बर्फीले रास्तों पर शान से चलते दिखाई। ये खूबसूरत नजारा उधमपुर के चनैनी क्षेत्र से सामने आया है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सड़कें, घर और पेड़, सब कुछ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से आए पर्यटकों के चेहरों पर ये खुशी साफ साफ बयां कर रही है कि ये नजारे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी के बीच परिवारों ने इस मौसम का भरपूर आनंद उठाया। कई लोग अपने बच्चों के साथ बर्फ में खेलते हुए नजर आए, तो वहीं दो छोटी बच्चियों के चेहरे की मासूम खुशी कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बर्फ से ढकी ढलानों पर रोमांच भी देखने को मिला। कुछ लोग ढलान से नीचे की ओर स्लाइड लेते हुए दिखाई दिए, जिनकी खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। बर्फबारी के बाद चनैनी का ये नजारा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया है। सफेद बर्फ से ढका ये इलाका एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का गवाह बन रहा है। बर्फ की मोटी चादर से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियां इन्हीं बर्फीले रास्तों पर शान से चलते दिखाई दिए हिमालय के सबसे रहस्यमय शिकारी स्नो लेपर्ड। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये दुर्लभ तस्वीरें और वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि स्नो लेपर्ड का पूरा परिवार एक साथ बर्फ पर चलते हुए नजर आता है। मानो प्रकृति ने खुद अपने सबसे कीमती खजाने की झलक दिखा दी हो। सफेद बर्फ में घुल मिल जाना, उनका धूसर शरीर, तेज आंखें और संतुलित चाल, ये नजारा न सिर्फ रोमांचित करता है, ये वीडियो प्रकृति और वन्य जीवन के संरक्षण का एक शक्तिशाली संदेश भी देता है। ये खूबसूरत नजारा उधमपुर के चनैनी क्षेत्र से सामने आया है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सड़कें, घर और पेड़, सब कुछ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से आए पर्यटकों के चेहरों पर ये खुशी साफ साफ बयां कर रही है कि ये नजारे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी के बीच परिवारों ने इस मौसम का भरपूर आनंद उठाया। कई लोग अपने बच्चों के साथ बर्फ में खेलते हुए नजर आए, तो वहीं दो छोटी बच्चियों के चेहरे की मासूम खुशी कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बर्फ से ढकी ढलानों पर रोमांच भी देखने को मिला। कुछ लोग ढलान से नीचे की ओर स्लाइड लेते हुए दिखाई दिए, जिनकी खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। बर्फबारी के बाद चनैनी का ये नजारा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया है। सफेद बर्फ से ढका ये इलाका एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का गवाह बन रहा है। पर्यटन नगरी मनाली ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। चारों ओर ठंडी हवाएं, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और वादियों में फैलती सर्द खामोशी। सुबह से ही मनाली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट ली और मनाली मॉल रोड सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। जैसे ही बर्फ के फाहे जमीन पर गिरने लगे, वैसे ही मनाली के नज़ारे और भी खूबसूरत हो उठे। मॉल रोड पर मौजूद सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी ने बर्फ में तस्वीरें ली, तो किसी ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया। अचानक हुई इस बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और मनाली एक बार फिर सर्द मौसम के रोमांटिक रंग में रंगा नजर आया। पर्यटन नगरी मनाली ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। चारों ओर ठंडी हवाएं, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और वादियों में फैलती सर्द खामोशी। सुबह से ही मनाली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट ली और मनाली मॉल रोड सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। जैसे ही बर्फ के फाहे जमीन पर गिरने लगे, वैसे ही मनाली के नज़ारे और भी खूबसूरत हो उठे। मॉल रोड पर मौजूद सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी ने बर्फ में तस्वीरें ली, तो किसी ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया। अचानक हुई इस बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और मनाली एक बार फिर सर्द मौसम के रोमांटिक रंग में रंगा नजर आया।
कोटा शहर में दो सांडों के आपस में लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार बीच सड़क पर दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। कभी सींग टकराते हैं तो कभी गुस्से में एक दूसरे पर झपटते हैं। ये नजारा इतना खतरनाक था कि सड़क पर चल रहे वाहन चालक और राहगीर घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक दोनों सांडों के बीच की ये लड़ाई और भी भयानक हो गई। दोनों सांडों ने सड़क की दूसरी ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पर सवार लोग नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि उनको गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि कुछ पल के लिए मौके पर चीख पुकार और डर का माहौल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी इन सांडों ने निशाना बनाया और सड़क पर गिरा दिया। कोटा में आवारा जानवरों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी आवारा सांड और गाय सड़कों पर दौड़ती नजर आती। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 5 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म से घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच बायकॉट का ड्रामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम किसी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के सुरुख का समर्थन किया था और अब पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को भी उसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। मुंबई पुलिस ने इन आरोपियों को देर रात क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शनिवार की रात हमलावरों ने मुंबई के जुहू इलाके में 9 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की और कम से कम 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली इमारत के अंदर मौजूद एक जिम के शीशे के सामने वाले हिस्से पर लगी। घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी भारत पाकिस्तान को फिर धूल चटाएगा, तो उन्होंने पहले ही हार मान ली है। तो हार से बचकर भागने के लिए पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत होगी। अब वो हारना नहीं चाहता, खेल के मैदान में आना ही नहीं चाहता। टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के तहत पुलवामा में यार 1 जंगलाती इलाके में पहला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नगर वाटिका प्रोजेक्ट के तहत लागू किया है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद इसकी कुदरती खूबसूरती और बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। हालांकि कुदरती खूबसूरती से भरपूर इस टूरिस्ट इलाके में पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, फिर जो ये पोल्यूशन होता है वो एक चैलेंज बन जाता है। जब हम इसको साफ़ रखेंगे, जब हम इसका ख्याल रखेंगे, तो इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग राग़िब होंगे। आज जो ये स्नो फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ, तो हम देखते हैं पूरे कश्मीर से, पर्टिकुलरली सेंट्रल कश्मीर से बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने यहाँ का लुत्फ़ उठाया। तो अब गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये कदम उठाया है। ये बहुत हद तक हम पे अब डिपेंड है कि हम इसको कैसे प्रोग्रेस कराएं, हम इसको कैसे डेवलप करें और हम इसको कैसे मेंटेन करें। जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी से ढक गया है। पहाड़ों से गिरती सफ़ेद बर्फ ने पूरे इलाकों को मनमोहक बना दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही गुलमर्ग और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया था, जो अब सही साबित होता नजर आ रहा है। जो विंटर एक्टिविटीज़ के लिए ये काफ़ी अहम मानी जाती है सयाहती एतबार के साथ साथ, और इस तरह उम्मीद यही की जाती है कि अगर आज मज़ीद बर्फ़ गिरे और साथ ही जो विंटर टूरिज़्म है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो विंटर एक्टिविटीज़ है उनका भी यानी ज़्यादा से ज़्यादा आगाज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। ताज़ा बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में मशहूर पर्यटन बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी ताज़ा बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थलों के आसपास पर्यटक बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं।
कई पर्यटकों का कहना है कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं और उनकी यात्रा के दौरान गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। जलते हुए दस्तावेज, राख में दबी हुई चीजें, खंडहर बना कमरा। ये तस्वीरें सांभा के रामगढ़ तहसील कार्यालय की हैं, जहां आग लगने से सब तहस नहस हो गया। आग लगते ही तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग अपना कहर दिखा चुकी थी। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, फाइलें और दफ्तर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे कार्यालय की सूरत ही बदल गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फायर विंग की कार्रवाई से आग को अन्य कमरों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे और अधिक नुकसान होने से बच गया। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाया है और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने लेह पैलेस को देश के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने की घोषणा की है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 के दौरान दी। 17वीं सदी का ऐतिहासिक लेह पैलेस, जो सिंधु घाटी के ऊपर स्थित है, अब बेहतर संरक्षण, सुविधाओं और पर्यटन विकास के साथ एक प्रमुख विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। जो पिछले 5-7 साल से बजट है वो पीपल फ्रेंडली रहा है और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उसी आधार पर इस बार जो उन्होंने आर्कियोलॉजी और ये अपने टूरिज़्म को हर जगह बढ़ावा देने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकॉनमी उसी पर चलती है तो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज़्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। रानी को पहले अरे बच्चे को साथ में ले जाओ, चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के दौरान NH 244 के नाशे पटनी टॉप चिनानी मार्ग पर निरीक्षण के समय NHAI ने सड़क किनारे और जंगल में फंसे बंदरों के एक समूह को देखा। अरे वो बंदर आ रहे हैं, चलो शाबाश, ओ वेरी गुड, इधर से लाइन से चलो, लाइन से रानी को पहले अरे बच्चे को साथ में ले जाओ, चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे। गहरी बर्फ के कारण बंदर भोजन और सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तुरंत फल आदि भोजन की व्यवस्था कर सुरक्षित दूरी से उन्हें खिलाया। रानी को पहले अरे बच्चे को साथ में ले जाओ, चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे। समय पर की गई इस पहल से न केवल बंदरों को राहत मिली, बल्कि सड़क पर उनके आने से होने वाले संभावित हादसों को भी रोका गया। ऊना जिले के क्रिकेट संघ द्वारा स्थानीय स्तर पर छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए फास्ट बॉलर्स टैलेंट हंट अभियान के तहत विशेष ट्रायल प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उभरते तेजी गेंदबाजों की पहचान कर उन्हें आधुनिक क्रिकेट प्रशिक्षण से जोड़ना है। जिला क्रिकेट संघ का मानना है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से जिले के खिलाड़ी भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। इसी सोच के साथ इस टैलेंट हंट अभियान को एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक फास्ट बॉलर टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें एक अच्छा जो फास्ट बॉलर होगा वो उसको हम अच्छी कोचिंग के साथ उसको हम तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी राजकुमार ने किया, जबकि प्रशिक्षण और अन्य कोचों की निगरानी में खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखा गया। ट्रायल के दौरान करीब 2 दर्जन युवा खिलाड़ी विशेष रूप से फास्ट बॉलर्स अपने हुनर का प्रदर्शन करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल निदेशालय ने जम्मू में एक मिनी मैराथन 1.0 जश्न ए सेहत का आयोजन किया, जिसे खेल युवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इस तरह के मैराथन युवाओं को अपनी सेहत पर ध्यान देने और ड्रग्स जैसी बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें राज्य का दर्जा देने का भी मुद्दा उठाया। ड्रग्स के खिलाफ जो एक जंग
छेड़ी है उमर अब्दुल्ला सरकार ने, और उसमें ज़ाती तौर पे मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये उसके अगेंस्ट आज इतना शानदार इनिशिएटिव, हमारी सारे काबिल अफसरान, मेजॉरिटी जो यहाँ पर है वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है उमर साहब ने, और सारी शक्ति है, नारी शक्ति है जो माँ बावे वाली के चरणों में हम बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मैराथन रोज़ हों, जो हमारा खोया हुआ गौरव, जो हमारी स्टेटहुड है, वो लड़ाई लड़ने वाली हो। श्रद्धा से झूमते बीजेपी नेता रविंद्र रैना का ये वीडियो नौशेरा में आयोजित रविदास महाराज के 649वें प्रकाश पर्व का है। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के गांव बरेरी स्थित मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मंदिर पहुंचे और माथा टेक श्री रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संत रविदास महाराज जी के विचार समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश देते हैं। आज बदलने की जरूरत है, सिर्फ और तुम्हें ये है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा IPS, IAS, AS ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना। इस सर्टिफिकेट में ऐसी सर्टिफिकेट जिस वक्त तुम हमेशा रहना चाहिए, भाई रहना कहाँ चाहिए ना कि तुम कुछ करोगे। प्रकाश पर्व के मौके पर श्रद्धालु में विशेष उत्साह देखने को मिला और लोगों ने संत रविदास महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। 86 वर्षीय खामनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की तो इस बार ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ये अब तक की सबसे सीधी और कठोर चेतावनी मानी जा रही है जो ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से अमेरिका को दी गई है। खामनेई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी एशिया में पहले से ही तनाव बना हुआ है और सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया नजर रखी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती की कड़ी आलोचना की है। अराघाची ने कहा कि अमेरिका की ऐसी सैन्य तैनातियां हमेशा से तनाव को बढ़ाने का काम करती है, न कि शांति स्थापित करने का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हमेशा से फारस की खाड़ी में शांति और स्थिरता का रक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। अराघाची ने IRGC को एक मजबूत और प्रभावी ताकत बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब फारस की खाड़ी में पश्चिमी एशिया में सैन्य गतिविधियों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कड़ी नजर बनी हुई है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ ने रविवार को ऐलान किया कि ईरान अब सभी यूरोपीय संघ देशों की सैन्य इकाइयों को आतंकवादी समूह मानता है। ये घोषणा यूरोपीय संघ के उस निर्णय के जवाब में आई है जिसमें EU ने ईरान की अर्धसैनिक ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया था। गालिबफ ने संसद सत्र के दौरान कहा कि 2019 के कानून के तहत उन देशों की सेनाओं को आतंकवादी माना जाएगा जिन्होंने IRGC को इस तरह की सूची में डाला है। उन्होंने कहा कि ये कदम EU और उसके सदस्य देशों की अमेरिका के प्रति अंध पालन का परिणाम है। सांसदों ने IRGC के समर्थन में यूनिफॉर्म पहन रखी थी और गालिबफ ने चेतावनी दी कि EU को इस फैसले का परिणाम भुगतने होंगे जिसमें सैन्य अटेंसे के निष्कासन पर विचार शामिल है। गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मीटर लंबी एक सुरंग का पता लगाया है जहां से हमास के लड़ाके अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इस सुरंग के अंदर रहने के लिए 3 कमरे और दर्जनों हथियार मिले जिनमें 45 ग्रेनेड, 35 मैगजीन, 10 राइफलें, RPG रॉकेट और लॉन्चर, 10 विस्फोटक उपकरण और 6 सैन्य जैकेट शामिल थे। ये सुरंग करीब 7 किलोमीटर लंबी, इसमें 80 कमरे थे।
ये सुरंग हमास के लड़ाकों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, जहां से हमलों की योजना बनाई जा रही थी और हथियारों को छिपा कर रखा गया था। इससे पहले भी आईडीएफ ने नवंबर में गाजा पट्टी में हमास की एक बड़ी सुरंग का खुलासा किया था। आईडीएफ के दावे के लिहाज से यह सुरंग मस्जिदों, क्लिनिकों और बच्चों के स्कूल यानी किंडरगार्टन के नीचे से होकर गुजरती थी। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास कमांडरों के जरिए हथियारों को जमा करने, हमलों की योजना बनाने और लंबे वक्त तक छिपकर ठहरने के लिए किया जाता था। फिलहाल आईडीएफ सैनिकों द्वारा इस सुरंग को ध्वस्त कर दिया गया है। ये बारूदी तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं, जहां अचानक बारूद की आग भड़क उठी। शनिवार को बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। इन हमलों के बाद प्रांत के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। पाक सरकार ने दावा किया है कि इन झड़पों में तकरीबन 70 विरोधी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 10 जवानों की मौत हुई है। यह घटना बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह और अलगाववादी गतिविधियों का हिस्सा है, जिसने क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा संकट को और बढ़ा दिया है। गांदरबल में उस वक्त सब कुछ थम सा गया जब 2 युवक एक तेज बहाव नहर में फिसल गए। ये तस्वीरें उसी नहर की हैं जहां एक जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल एक युवक अपने दोस्त को बचाने की जद्दोजहद में लगा था, लेकिन उसी कोशिश के दौरान वो खुद नहर के पानी में बह गए। मौके पर कंगन पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय वॉलंटियर्स की टीम तुरंत पहुंची और एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हर मिनट के साथ तनाव बढ़ता गया और टीम ने पूरी रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। घंटों की मशक्कत के बाद आधी रात के करीब थुने कंगन में हाइड्रो पावर नहर से एक युवक को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन दूसरे का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। गांव की तंग गलियों में लोगों के हुजूम के बीच हाथ में हथियार लेकर फायरिंग करते युवक की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई। घटना नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के दलित टोला की है। दलित टोला निवासी राजकिशोर पासवान ने गांव के शिवा यादव पर केस वापस लेने के दबाव में खुलेआम गोलीबारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि शिवा यादव ने गाली गलौज करते हुए लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी खुलेआम हथियार लहराते और लगातार गोलियां चलाते दिख रहा है। पीड़ित राजकिशोर पासवान के मुताबिक 27 जनवरी को आरोपी ने उनके बेटे के साथ गाली गलौज की थी। उस मामले में भवानीपुर थाना में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए आरोपी लगातार दबाव बना रहा था। ऐसे में खुलेआम फायरिंग और उसका वायरल वीडियो एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिला पाती है। हर हर गंगे के जयकारे। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं की उमड़ी ये भारी भीड़ की तस्वीरें खगड़िया जिले की है, जहां परबत्ता स्थित अगवानी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर अगवानी गंगा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। बैद्यनाथ धाम देवघर से पहुंचे विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती की। आरती का दिव्य दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भव्य आरती के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। हर और मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी से गंगा घाट जगमगा उठा। श्रद्धालु गंगा मैया की आरती में डूबे नजर आए। बताते चले कि माघी पूर्णिमा के मौके पर 10 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया गया। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगवानी गंगा घाट पर आस्था, संस्कृति और श्रद्धा का यह संगम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।